Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of the course Business System Development. In today's lecture, we will be considering a case study for a business development, and the business case would be of Pine Valley Furniture, which is a company who builds furniture. There are customers who orders and they fulfill the order. So what is currently going on with the existing system and why the Pine Valley Furniture PVF would go for a new system? How does the whole process starts, and how the system development life cycle proceeds till the end of the project delivery, installation and project close down. We are going to see this case study in lecture number 29 and lecture number 30. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. In last lecture, we talked about the object-oriented approach for the system development. आप ट्रेडिशनल तरीके से भी सिस्टम की डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कुछ फ़ायदे हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने सिस्टम की डेवलपमेंट करते हैं. सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो रीयूजेबिलिटी का है. सर्टन कंटेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो बिल्ट इन हैं, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं. इसी तरह आपके पास अगर हम रोबस्टनेस की बात करें, रिलायबल सिस्टम की बात करें, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रोबस्टनेस शो करती है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के कई ढेर सारे फ़ायदे हैं जिनकी वजह से आपके सिस्टम की डेवलपमेंट को थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही होना चाहिए. लेकिन इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट अर्लियर स्टेजेस पे वेग होती है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर होती है, चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर होती हैं. लेकिन जो प्रोजेक्ट इवॉल्व करता है, जो आप अगले फेजेस में जाते हैं, चीज़ें मोर रिफाइन हो जाती हैं, मोर डिटेल्ड हो जाती हैं. हमने देखा था कि हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो एंड यूज़र, और स्पेसिफिकली अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें, सो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग से शुरू किया, फिर आपने एनालिसिस किया, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग की और फिर इम्प्लीमेंटेशन की. तो कस्टमर ने अगर कुछ देखना है कि उसके प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, सो द कस्टमर, द एंड यूजर कैन नॉट इंटरैक्ट विद द सिस्टम, विद द न्यूली डेवलप्ड सिस्टम अनलेस एंड अनटिल इट हैज कंप्लीटेड इट्स डेवलपमेंट. जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये एंड यूजर किसी भी वक्त में इसको देख नहीं सकता, और हो सकता है कंप्लीशन के बाद उसको वो पसंद ना आए या उसकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली मीट ना हो रही हो. तो ये वो लिमिटेशन है जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करती है. आप अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, आप सिस्टम के बिहेवियर को मॉडल कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र है, कितने टाइप के रोल्स हैं, हर यूज़र स्पेसिफिकली सिस्टम के साथ क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है. सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स अगर अपनी स्टेट्स चेंज करती हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोई स्टेट चेंज होगी, क्या इवेंट अगर होगा जिसकी वजह से कोई स्टेट चेंज होगी. तो इन सारी चीज़ों को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी बेस्ट वे आउट जो है वो आपका UML है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. सो अगेन दिस इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू मॉडल द न्यूली डेवलप्ड सिस्टम. जिस सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं उसकी मॉडलिंग के लिए, उसका एक विजन देने के लिए, उसका एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए आप UML यूज करते हैं. इसमें डिफरेंट डायग्राम्स को हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम दी यूज केस डायग्राम, जिसमें डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट यूजर्स हैं, वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने देखा था. प्लस हमने क्लास डायग्राम को देखा था, हमने एक्टिविटी डायग्राम को देखा था, हमने सीक्वेंस डायग्राम को देखा था. ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी एग्जांपल्स हमने एक्सप्लोर की थी. आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम एक केस स्टडी ले रहे हैं और हम पूरा बिजनेस प्रोसेस डेवलप करेंगे. हम बिल्कुल इनिशिएशन से लेकर एक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से लेकर सारी जो डिटेल्स हैं उन सब को हम, और सारे जो फेजेस हैं और हर फेज के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और हमारा पर्पस क्या है
कि वो जो सिस्टम डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में पढ़े हैं, प्लानिंग और सिलेक्शन से लेकर एनालिसिस और रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन से लेकर और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस तक, ये सारी बातें हम करेंगे। होपफुली हम पहले कुछ फेजेस लेक्चर नंबर आज के लेक्चर नंबर 29 में कवर करेंगे और रिमेनिंग जो इस केस स्टडी के फेजेस रह जाएंगे उसको हम अपने अपकमिंग लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 30, इसमें हम इसको कवर करेंगे। सो आइए एक केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं और ये है पाइन वैली फर्नीचर कंपनी। पाइन वैली फर्नीचर या PVF। पाइन वैली फर्नीचर क्या करती है? एक कंपनी है, एक इदारा है, जैसा कि नाम से ज़रा ये फर्नीचर में डील करते हैं। इनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, इनका सेल्स और परचेजिंग का डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग करते हैं, ये एंड प्रेजेंट्स रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग करंट ऑपरेशंस। मतलब इनको कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए क्या ऑर्डर्स हैं, कैसे आप उसको जो है वो फुलफिल करेंगे, किस कस्टमर की पेमेंट्स रहती हैं, उनको इनवॉइस कैसे जनरेट होंगी, ये सारा काम इसको फैसिलिटेट करने के लिए और लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम से कम करने के लिए ये एक नए सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स पाइन वैली फर्नीचर के एक एग्जिस्टिंग सिस्टम से न्यू सिस्टम में जाने के ये हैं। नंबर 1, स्ट्रीमलाइनिंग करंट ऑपरेशंस। जो मौजूदा फंक्शनलिटी, जो मौजूदा ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कस्टमर से ऑर्डर लेना, उसकी प्रोडक्ट को फुलफिल करना, पेमेंट्स रिसीव करना, इनवॉइस भेजना, उसको भी ये इंप्रूव करना चाह रहे हैं, स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। नंबर 2, लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ये कम करना चाह रहे हैं। अब जाहिर है अगर आपने 3-4 बंदे ये बिठाए हुए हैं जो कि सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि इनवॉइसेस बनाकर इनवॉइसेस डिस्पैच कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग फाइल्स की सॉर्टिंग कर रहे हैं और उसको शेल्फ में रख रहे हैं, ठीक है। सो इसको भी इंप्रूव करना इनके एक ऑब्जेक्टिव है कि ये नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तीसरा, ये सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। सेल्स को, कंपनी जो है वो अपनी सेल्स को चाहती है कि प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हों। अब जाहिर है प्रोडक्ट जब जितनी ज़्यादा सेल आउट होगी, कंपनी उतना बिजनेस करेगी और जितना बिजनेस करेगी उतना ही प्रॉफिट होगा। सो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से पाइन वैली फर्नीचर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम से एक नए सिस्टम की तरफ जा रही है। सो इनका मार्केटिंग, प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, एक कंट्रोल सिस्टम, और इस कंपनी के लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इनके लिए एक बिजनेस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो मार्केटिंग में भी फैसिलिटेट करेगा और जो डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, वेजेस हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, पेरोल है, ऑर्डर्स हैं, सेल्स हैं, परचेज हैं, इन सब को ये पाइन वैली फर्नीचर कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम डील करेगा या पाइन वैली फर्नीचर का बिजनेस सिस्टम जो है वो इनको डील करेगा। देखिए, हमने इस बात को काफ़ी डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी नए सिस्टम की तरफ जाते हैं, सो देयर एग्जिस्ट सम लिमिटेशंस एंड सम इश्यूज विद द करंट सिस्टम। यहां पे कोई मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आप एक नए सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये मसले मसाइल आपके लिए कितना ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं या कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कितना जल्दी आप इनको एड्रेस करना चाहते हैं, ये वो आपकी मोटिवेशन बनती है कि आप जो है वो नए सिस्टम की तरफ जाते हैं। इसको हमने कई एग्जांपल्स के थ्रू देखा था कि आप एक घर में रह रहे हैं, आप नए घर में क्यों जाएंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग घर में कुछ मसले मसाइल हैं, लिमिटेशंस हैं। आपके पास एक गाड़ी है, आप नई गाड़ी क्यों लेंगे? इसलिए क्योंकि मौजूदा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़राब हो जाती है, वो आउटडेटेड है, या वो आपकी रिक्वायरमेंट को अब या आपकी फैमिली के लिए छोटी पड़ गई है। सो देयर आर रीजंस, देयर आर जस्टिफिकेशंस एंड देयर मस्ट बी जस्टिफिकेशंस कि आप ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो पाइन वैली फर्नीचर्स पर करंटली भी कोई सिस्टम चल रहा है, ठीक है। करंटली ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, वो चल रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आउटडेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैनुअल कर रहे हैं, रजिस्टर पर कर रहे हैं। एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, लेकिन ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। इस आउटडेटेड सिस्टम में जो है वो क्या डिटेल्स हैं इसकी, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, एक है सिस्टम मैनेजर और दूसरा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये उस कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा
पाइन वैली फर्नीचर पीवीएस एम्प्लॉयज $30,000 पर ईयर डाटा एंट्री पर्सन। एक पर्सन इन्होंने ऐसा हायर किया हुआ जिसको वो $30,000 महीने साल की तनख्वाह दे रहे हैं, जो तकरीबन $2,500 महीने के बनता है, और उसने डाटा एंट्री के लिए इस पर्सन को हायर किया हुआ, जिसका सिर्फ काम है जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको वो एंटर करता है उस कंप्यूटर में। The system manager understands that the current operating system, software and wide area network system is outdated। ठीक है, जो सिस्टम वो यूज कर रहे हैं हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सिस्टम आउटडेटेड है, क्योंकि विंडोज 98 जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, विंडोज NT जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ ये आउटडेटेड हो गई है, पुराने हो चुके हैं, बल्कि जो इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एक सिस्टम रखा हुआ है वो SQL सर्वर वर्जन 4 को यूज कर रहा है। ठीक है, वर्जन 4 इज क्वाइट ओल्ड, अब तो उसके बहुत ज्यादा लेटेस्ट और मॉडर्न वर्जन आ गए हैं। विंडोज 98 की बात करें तो ये 1998 की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अभी जो है वो 2020 आने वाला है या 2018, तो मतलब 20 साल या 18-20 साल ये पुराने सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है। सो कई मसले मसाइल इसमें आ रहे हैं। अच्छा, फॉर सप्लाई ऑर्डरिंग पाइन वैली फर्नीचर यूटिलाइजेज अ पेपर बेस्ड ऑर्डरिंग एंड इनवॉइस सिस्टम। जब कोई ऑर्डर आता है या जब कोई सप्लाई करनी होती है, सो ये पहले पेपर पे इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, पेपर पे नोट डाउन करने के बाद इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में इंसर्ट करता है और उसके बाद जो है वो सेल्स रिपोर्ट जनरेट होती हैं। ठीक है, रिपोर्ट जो इनको चाहिए होती हैं, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कई रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। फलानी फाइल से भी डाटा लिया, फलाने पर्सन से भी पूछा, इन डॉक्यूमेंट्स को भी देखा। सो ढेर सारे रिसोर्सेज हैं जो कि इन रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ सेल्स पर्सन भी हैं, ठीक है, इस कंपनी में। इसके अलावा जो है वो जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इस कंपनी के 3 साइट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और ये कनेक्शन जो है वो डायल अप कनेक्टिविटी से है, जो हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, मोडेम जो हम यूज करते थे 56 kbps का। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए अब ये 3 साइट्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो करंटली सिस्टम में ये चल रहा है। ब्रीफली अगर देखें, 2 फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय है जो डाटा एंट्री करता है, सेल्स पर्सन है, एक ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है जिसमें हार्डवेयर भी पुराना है, सॉफ्टवेयर भी पुराना है। कुछ चीज़ें ये मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअल करने के बाद उसको कंप्यूटर पर शिफ्ट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट होने के मुख्तलिफ तरीके हैं और इनकी 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं, जिसकी 3 डिफरेंट लोकेशंस को आपस में ये कनेक्ट करते हुए अपना ये सिस्टम चला रहे हैं। सो दैट इज द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पाइन वैली फर्नीचर। अपडेट जरूरी हो गई हैं, कुछ मसले मसाइल इस सिस्टम में आ गए हैं। वो मसले मसाइल क्या हैं? कुछ आपको सिस्टम को इन्हेंस करना है। ठीक है, सिस्टम आउटडेट हो गया है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिस्टम आउटडेट हो गए। इन सब चीज़ों को अपडेट करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना है, हार्डवेयर को भी अपडेट करना है, जो इनके मेथड चल रहे हैं उनको भी अपडेट करना है, लेकिन शर्त यह है एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो है वो $100,000 लगा दें। ठीक है, 100,000 $1 लाख या 1 करोड़ रुपया बनता है। सो 1 करोड़ रुपया कभी भी ये कंपनी नहीं लगा सकती, उनका तो इतना बजट ही नहीं है, या उस कंपनी की इटसेल्फ वर्थ इतनी नहीं होगी। सो रीजनेबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि कंपनी अफोर्ड कर सकती है। मतलब हम उसको मेजर नहीं करें कि $10,000 है या $20,000 है। बाज कंपनीज के लिए रीजनेबल कॉस्ट $5,000 है, बाज कंपनीज के लिए रीजनेबल कॉस्ट जो है वो $50,000 है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है। बाज छोटी कंपनीज हैं, बाज बड़ी कंपनीज हैं। सो रीजनेबल कॉस्ट पर ये चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ये अपना मार्केटिंग प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम, जो इनका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जो इनका करंट सिस्टम चल रहा है, उसको ये इंप्रूव करना चाहते हैं। जो करंट सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि SQL सर्वर वर्जन 4 पर है, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग डिलेज बहुत ज़्यादा हैं। डेटा बहुत देर से रिट्रीव होता है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है, उस पर लेबर की कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट जब बढ़ती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो कंपनी का पर्पस ये है कि अपनी इंटरनेट बेस्ड सेल्स भी बढ़ाए, कस्टमर के साथ राब्ता भी बढ़ाए,
जो भी ऑर्डर्स हैं वो पेपर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू ना आए। कस्टमर अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, ठीक है, सो वो पेपर के थ्रू ना भेजे, बल्कि वो इंटरनेट पे इनकी वेबसाइट से अगर देखना चाहे कि वो क्या चीज़ ऑर्डर करना है, तो वहीं पे ही इंटरनेट से सेलेक्ट किया और वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। यहीं से ही कंपनी ये क्या करे कि देख ले कि किस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं और सिंपली उनकी फुलफिलमेंट शुरू कर दे। सो कंपनी की एक वेबसाइट होना भी ज़रूरी है। सो एसेंशियल्स आपने देख लिए, ज़रूरी है सॉफ्टवेयर भी चेंज हो, हार्डवेयर भी चेंज हो, कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हो, कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करे और एडमिनिस्ट्रेटिव और लेबर कॉस्ट भी कम हो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी बेस पर आप एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब आइए हम इस बिजनेस केस को डिवाइड करते हैं सर्टन फेजेस में, सर्टन टास्क में। लेट्स से हम एक डेवलपमेंट टीम है, मैं और आप एक डेवलपमेंट टीम है और हमने पाइन वैली फर्नीचर के लिए ये सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड हमने नोट कर लिया और हम जो चीज़ें करते जा रहे हैं ये हम डॉक्यूमेंट भी करते जा रहे हैं। सो हमने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और इस रिपोर्ट में सेक्शन 1 में है इंट्रोडक्शन में हमने इस कंपनी का इंट्रोडक्शन ब्रीफ किया है कि ये हाई क्वालिटी वुड फर्नीचर बनाते हैं। इस कंपनी का नाम है पाइन वैली फर्नीचर, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। इन्होंने 1980 में अपना बिजनेस जो है वो शुरू किया था। पहले जो है वो सिर्फ ये एक फाइल कैबिनेट में कस्टमर्स की फाइल रखते थे, लेकिन इनकी कंपनी जो है वो 20 सालों में काफ़ी ग्रो हुई और बाय द ईयर 2000 इनके 70 एम्प्लॉयज़ हो गए। ठीक है, इनकी सेल्स भी बढ़ गई। करंटली पाइन वैली फर्नीचर यूएसए की 3 डिफरेंट लोकेशंस पर है, जो कि हैं इंडियाना, ओहियो और कंटकी। सो ये 3 डिफरेंट लोकेशन पर पाइन वैली फर्नीचर के ब्रांच ऑफिसेज हैं और इनका जो रेवेन्यू है, जो इन्होंने पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने जो बिजनेस किया है वो 12 से 15 मिलियन डॉलर है, या 12 से 15 लाख या जो भी 12 से 15 मिलियन डॉलर की रेंज में इन्होंने बिजनेस किया है। अब देखें, इस बैकग्राउंड से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई। हमें ये भी पता चल गया कि कंपनी ने अगर 12 से 15 मिलियन डॉलर 3 साल में लगाए तो उसका मतलब ये है कि साल का 5 मिलियन डॉलर ये कंपनी बिजनेस कर रही है। सो इसका मतलब है कि एक छोटी कंपनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये छोटी कंपनी नहीं है, इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। 3 डिफरेंट सिटीज़ में या 3 डिफरेंट प्रोविंसेस में इनकी ब्रांचेज हैं, इससे भी हमने अंदाज़ा लगा लिया। तीसरा ये कि अगर छोटी कंपनी होती तो इसमें 2-3 एम्प्लॉयज़ होते, 10-12 एम्प्लॉयज़ होते, इसमें 70 एम्प्लॉयज़ हैं। सो इसका मतलब यह है कि ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, पिछले कई सालों में इन्होंने ग्रो किया और मज़ीद ये ग्रो कर रही है। इसके बाद हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। आप नया सिस्टम, ये अब हम रिपोर्ट में लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक नया सिस्टम बनाने का ऑब्जेक्टिव है ताकि सेल्स इंप्रूव हो, और सेल्स इंप्रूव होंगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो आप सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट को इंप्रूव करना चाहती है, और ऑब्वियसली आप लेबर कॉस्ट को कम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को कम करेंगे। सो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, और कॉस्ट रिड्यूस होगी तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर पिछले सिस्टम की एग्जांपल लीजिए कि पिछले सिस्टम में कस्टमर जो भी ऑर्डर करता है वो पहले पेपर पे ऑर्डर लिखता है, फिर कंपनी को डिस्पैच करता है, फिर पाइन वैली फर्नीचर उन डिफरेंट लेटर्स को जो पूरे मुल्क से आ रहे हैं उनको रिसीव करता है, फिर देखता है किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया, उस कस्टमर की फाइल खोली जाती है। सो इसमें ढेर सारी लेबर इन्वॉल्व है, टाइम लगता है और इसमें कॉस्ट ज़्यादा जो है वो लग रही है। सो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड भी हमने लिख लिया, बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी लिख लिया कि करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करना है या नया लाना है वो बाद की बात है, लेकिन अपडेट करना है ताकि आपकी सेल्स बढ़े, ताकि जो लेबर ओवरहेड्स हैं वो कम हो। सेल्स बढ़ेंगी, कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। सो कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट को अगले चंद सालों में ज्यादा मजीद बेहतर करने के लिए ये नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाह रही है। मजीद देखें करंट प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। प्रॉब्लम पहले भी हमने ब्रीफली डिस्कस किए हैं
यहां पे हमने देखें कि पहले तो डाटा एंट्री एक और पर्सन कर रहा है, नंबर 1। फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, दो फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, एक है नेट सिस्टम मैनेजर और दूसरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरा एक फुल टाइम एम्प्लॉय है जिसको $30,000 साल की तनख्वाह दी जा रही है और वो सिंपली डाटा एंट्री कर रहा है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपकी 2 साइट्स डिफरेंट लोकेशंस पर हैं और उनको भी मेंटेन करना है। करंट जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड है, विंडोज 98 है या विंडोज NT है या SQL सर्वर वर्जन 4 है, ये आउटडेटेड है। करंटली आप डायल अप कनेक्शन से जो अपनी रिमोट साइट से कनेक्ट होते हैं ये आउटडेटेड है और आपकी लेबर ज्यादा लग रही है, तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है। अब कुछ हम एजम्पशन भी करते हैं, कुछ चीजें एज्यूम की जाती हैं। एज्यूम क्या की जा रही हैं कि जो नया सिस्टम आप बना रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। नया सिस्टम जो आप डिप्लॉय करेंगे, नया इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, वो सेल्स इंक्रीज करेगा। प्रोडक्टिविटी और सेल्स इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंपनी जो है वो मजीद ग्रो करेगी। इसके अलावा आप इस चीज को भी जहन में रखेंगे कि जो पुराना सिस्टम है आप उससे स्मूथ ट्रांजिशन करते हुए नए सिस्टम में आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नया सिस्टम बन रहा है और जब नया सिस्टम इंस्टॉल हो तो पुराना सिस्टम भी 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल ना हो और नए सिस्टम को भी फुल फ्लैज इंस्टॉल होने में 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग जाएं। अगर 1-2 हफ्ते लगेंगे इसका मतलब यह कि कंपनी 1-2 हफ्ते में कोई बिजनेस नहीं करेगी तो ढेर सारा लॉस होगा। सो कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। सो वी आर एज्यूमिंग कि स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके अलावा सिस्टम को हर वक्त अप और रनिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सुबह 9 से 5 तक सिस्टम और सर्वर्स अवेलेबल रहेंगे और उसके बाद जो है वो सर्वर्स डाउन हो जाएंगे, या अगर डाउन हुए तो उस वक्त तक अप नहीं हो सकते जब तक कि अगले दिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आके उसको दोबारा मैनुअली अप नहीं करता। सो ऑब्वियसली ये चीजें हम नहीं चाह रहे। सो वी हैव क्रिटिकल एजम्पशंस। कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए, कंपनी की ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में ट्रांजिशन स्मूथली होनी चाहिए, सिस्टम जो है वो हर वक्त अप और रनिंग होना चाहिए और आप टेक्निकल सपोर्ट की कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं। मजीद अगर देखते हैं एनालिसिस ऑफ ऑप्शन एंड रिकमेंडेशन, क्या चीजें हैं। लेट्स से अगर करंटली कोई सिस्टम में चीजें चल रही हैं तो क्या उनको यूज किया जा सकता है। लेट्स से अगर करंटली कोई हार्डवेयर इंस्टॉल है, करंटली कोई सिस्टम चल रहे हैं तो क्या उनको यूज किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो टू बी मोस्ट कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट, कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ न्यू सिस्टम, MDS has generated a low and proposed system which includes, आपने ये सोल्यूशन प्रपोज किया है, रिकमेंडेशन ये है कि इनके लिए एक नया सिस्टम बनाया जाए। पिछली स्लाइड में हमने सारे मसले, मसाइल, एजम्पशंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट ये देख ली। सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि एक नया कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए जो कि फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू अपने डिफरेंट लोकेशन से भी कनेक्टेड हो और आप मिनिमम ऐसे कंप्यूटर्स यूज करेंगे जो कि ये टेक्नोलॉजी क्वाइट ओल्ड है। इंटेल सेलेरॉन 2.8 अब तो कोर i3 और कोर i5 वाले प्रोसेसर्स हैं। कम से कम जीबी जो है वो 4 GB रैम और उसमें CD-ROM वगैरह और इंटरनेट की कनेक्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए। ये आप रिकमेंड कर रहे हैं। वी एज अ डेवलपर हम रिकमेंड करें कि इनको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि कम से कम टाइम में भी बने, कम मुनासिब कॉस्ट भी उसकी हो और उसमें ये कुछ हार्डवेयर है जो कि यूज होगा। अब ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन रिक्वायरमेंट्स को आप कस्टमर की तरफ से समझें या दोनों पार्टीज ने इसको एग्री किया है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दिस प्रोजेक्ट मस्ट रिमेन विद विंडोज ऑपरेटिंग होना चाहिए, चाहे वो विंडोज XP है या विंडोज 7 है या विंडोज 10 है, लेकिन होना विंडोज चाहिए। क्यों? बेशक विंडोज लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको अलहदा से उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसके मुकाबले में लाइनक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसलिए नहीं जा सकते, या ये कंपनी पाइन वैली फर्नीचर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उसकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वो ओपन सोर्स है, ठीक है, और उसका GUI में भी इतना इंटरैक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू विंडोज। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर डिफरेंट जो 3 लोकेशंस हैं उसमें क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन
को भी बढ़ाना है। क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि पहले अगर वो डायल अप कनेक्शन से हैं 56 KB की क्या स्पीड है, अगर आपको याद हो आज से 7-8 साल पहले लोग जब इंटरनेट घरों में कनेक्ट करते थे तो वो डायल अप से ही करते थे। ये वाईफाई और PDCL की हाई स्पीड इंटरनेट ये पिछले चंद सालों में ज़्यादा अवेलेबल हुए, ज़्यादा फेमस हुए। इससे पहले वही डायल अप कनेक्शन होता था। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि न्यू सिस्टम मस्ट रिड्यूस लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विच विल अल्टीमेटली इंप्रूव द सेल्स एंड कंपनी प्रॉफिट विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम सिस्टम की डेवलपमेंट करेंगे। बजट और एस्टिमेट की अगर बात करें, सो द प्लान बजट फॉर द सिस्टम ओवरऑल इज सेट एट $75,000। जो नया सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, आपने $75,000 नए सिस्टम के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। ठीक है, आप 75,000 ये मैक्सिमम डॉलर है। 70 कंपनी जो है वो पाइन वैली फर्नीचर $75,000 से $1 भी ऊपर नहीं जाएगी। सो ये हमारे पास बजट है। इसी तरह अगर स्केड्यूल की बात करें, सो ये प्रोजेक्ट 4 महीने में, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, स्टार्टिंग फ्रॉम द सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो टाइम का भी पता चल गया, बजट का भी पता चल गया। इसी तरह पोटेंशियल रिस्क्स क्या हैं। ठीक है, वैसे तो ढेर सारे रिस्क हो सकते हैं। अब ये रिपोर्ट में हमने सारी चीजें लिख ली हैं। पोटेंशियल रिस्क क्या है? रिस्क कम इनटू प्ले विद एनी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट सच एज दिस वन। ठीक है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, हर प्रोजेक्ट में रिस्क होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट के छोटे रिस्क होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के बड़े रिस्क होते हैं। फर्स्ट टाइम कैन पॉसिबली बिकम एन इशू इफ नॉट ऑर्गेनाइज्ड करेक्टली। ठीक है, मतलब आप ये देखें कि अगर चीजें प्रॉपरली मैनेज नहीं होंगी, मिसमैनेज चीजें होना शुरू हो गई तो चीजें और भी खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा जब आप कंपनी का जो एक मौजूदा तरीक़ाकार चल रहा है, जो भी उनका तरीक़ाकार है, चाहे वो मैनुअल है, वो पेपर बेस से है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कहीं पे डाटा एंटर कर रहा है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बेशक 56 kbps जो डायल अप कनेक्शन है बेशक स्लो सही, लेकिन कुछ काम तो चल रहा है। ठीक है, सो रिस्क क्या है कि रिस्क यह कि नया सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, पुराना सिस्टम भी डाउन हो गया है। ठीक है, तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि पुराना सिस्टम उसी वक्त डाउन होगा जबकि नया सिस्टम फुल फ्लैज अप हो गया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं मजीद रिस्क क्या हो सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द न्यू सिस्टम डज नॉट गो एज वेल एज प्लान्ड आउट टू बी एंड व्हेन इट इज टाइम टू पुट द सिस्टम इनटू द एक्शन द एम्प्लॉयज रन इनटू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू सिस्टम। एक रिस्क ये भी आ गया कि आपने नया सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिया लेकिन एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी थी। वो 70 एम्प्लॉयज, वो 70 लोग जिन्होंने इस सिस्टम को यूज करना था, ये ठीक है, उनको ये आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, या वो प्रॉपर ट्रेनिंग लिए बगैर जो है वो उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं हमने ये सिस्टम को यूज नहीं करना। तो अब ये रिस्क है। कंपनी $75,000 लगा के और 4 महीने की एफर्ट से एक सिस्टम बना रही है और वो अगर यूज नहीं करते, विलिंगली यूज नहीं करते, और रीजन क्या है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू सिस्टम, सो ऑब्वियसली ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। ये एक रिस्क है। इसको कैसे एड्रेस करना है, ये पोटेंशियल रिस्क की कैटेगरी में आपने लिख दिया। सो आपने जो मेन रिस्क है वो ये है, ठीक है, व्हाट कैन बी द वर्स्ट। वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 महीने की एफर्ट, और क्या ऐसा काम हो कि 4 महीने की एफर्ट और आपके जो $75,000 जो आपने इन्वेस्ट किए वो लॉस हो जाए। और यही हो सकता है कि सिस्टम डेवलप हो जाए लेकिन उसको जिन एंड यूजर ने यूज करना है वो इनकारी हो जाए, वो कहें कि ये हमारे लिए नए सिस्टम पर स्विच करना कंफर्टेबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है, वो ये है फाइनेंशियल एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने के बाद जो है वो बताएंगे कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। यू हैव टू डू द एनालिसिस, यू हैव टू सी कि चीज़ें जो है वो बजट में हैं, चीज़ें जो है वो फोकस्ड हैं, चीज़ें जो है वो ठीक चल रही हैं। अगर हम इस कंपनी पाइन वैली फर्नीचर की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस करें तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ईयर 1 में कंपनी ने जो है वो कितना बिजनेस किया,
ठीक है, इसी तरह ईयर 2 में कितना किया, ईयर 3 में कितना किया और ईयर 4 में कितना किया। सो अगर पाइन वैली फर्नीचर के ऑल बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाएं तो अब तक इन्होंने, जैसे हमने पहले भी बात की, कि इतने बिलियंस में इनके प्रॉफिट गए हैं। ठीक है, सो ये जो है वो एरियाज हैं जहां से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ये वो एरियाज हैं जहां पे कॉस्ट आ रही है। लेट्स से रनिंग कॉस्ट क्या है, कहां पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, रिकरिंग कॉस्ट क्या है। सो लेट्स से ये $202,000 ये कंपनी को रिसीव हुए हैं और $187,000 जो है वो कंपनी ने जो है वो कॉस्ट की सूरत में इन्वेस्ट किए हैं। सो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो $15,000 का ये प्रॉफिट हुआ है। ब्रेक इवन एनालिसिस कहां पर है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमने किया और वो है यहां पर पहुंचकर। ठीक है, लेट्स अगर आप देखते हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस ये कि पर ईयर जो है वो आपकी 20,000 की सेल्स होंगी तो तब जो है वो आप जाके अपनी कॉस्ट मीट करेंगे। मतलब एवरेज पर मंथ आप पर ईयर या पर मंथ इतनी सेल्स करेंगे तब आप अपनी कॉस्ट जो है वो मीट कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी है, रनिंग कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट है, ये सारे। सो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम का जो है वो हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया है। ब्रेक इवन एनालिसिस को जैसे हमने पहले भी बात की कि मतलब आप जब सिस्टम बना लेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले साल ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, तो नए सिस्टम डेवलप हो भी जाए तो 3-4 साल बाद जो है वो उसके फायदे नजर आना शुरू होंगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। चीजें हमने डिसाइड कर ली हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को हमने देख लिया है। अब सारी चीजों को अगर समराइज किया जाए सो हमारा मेन गोल या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो आवर मेन गोल एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ न्यू बिजनेस सिस्टम, डेवलप a new information system which will be used by marketing, planning and control system, and this system will not only facilitate the other employees but will also be used by the company manager or the system manager जो कि अपने establishment of sales goals for product lines and sales staff, ठीक है, सेल्स के जो गोल्स हैं, जो मार्केटिंग वो बढ़ाना चाहता है वो भी इस सिस्टम से बढ़ा सके, अपने स्टाफ को कंट्रोल करना चाहता है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देखना चाहते हैं वो भी इस सिस्टम से हो, नंबर 1। नंबर 2, जितनी सेल्स हुई हैं उसका डाटा गैदर करके ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको आप बना रहे हैं ये उसका डाटा भी गैदर करे और मुख्तलिफ फॉर्म में फ्रेगमेंट करें। मुख्तलिफ फॉर्म में फ्रेगमेंट करने का मतलब ये है कि ये बताए, ये सिस्टम ये भी बताए कि फॉर एग्जाम्पल कंटकी में कितने किस्म उनके कितने कस्टमर्स हैं, किस कस्टमर ने लास्ट 1 मंथ में कितने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दिए हैं, कितना जो है वो पेंडिंग मनी है किसी और कस्टमर की। सो सेल्स रिलेटेड डाटा जो है वो आए इस सिस्टम में। 2 चीजें हो गई। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि रिपोर्ट्स जनरेट हो। ठीक है, रिपोर्ट्स हों जिससे पता चले कि परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जा सके, कंपनी ने लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 6 मंथ्स में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, कितने न्यू कस्टमर्स बने हैं, कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर छोड़ के चले गए हैं। सो ऐसी रिपोर्ट्स भी आए। सो ये 3 मेन चीजें हैं जिसको जहन में रखते हुए हम एक नया सिस्टम एक कंपनी के लिए, पाइन वैली फर्नीचर के लिए बनाना चाह रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे कि जब नया सिस्टम बन जाएगा तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ये पेपरलेस सिस्टम होगा, मतलब जो चीजें ऑटोमेटिक, जो चीजें मैनुअली चल रही हैं और जो कस्टमर पेपर के थ्रू ऑर्डर दे रहा है और ऑर्डर की फाइलिंग की जाती है और रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और फिर बाद में उसको कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, हम बिल्कुल पेपरलेस सिस्टम ला रहे हैं। यह पाइन वैली फर्नीचर ये चाह रही है कि एक पेपरलेस सिस्टम हो जिसमें कोई भी चीज पेपर बना हो, सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही हैं। तो जो पेपर सिस्टम को यूज करने से जो इनएफिशिएंसीज हैं ऑब्वियसली वो भी रिमूव हो जाएंगी और अल्टीमेटली जो मसले मसाइल एड्रेस होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, अप्रोच क्या हो गई? अप्रोच ये है कि हम एक प्रॉपर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करेंगे जो कि एनालिसिस से शुरू होगी, फिर उसका डिजाइन होगा और फिर ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है वो कंप्लीट एक नया सिस्टम डिप्लॉय होगा।
हर फेज के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि लिए जाएंगे और इन सबको बड़ा डिटेल में देखा जाएगा। सो प्रॉपर अप्रोच हमारी क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पूरी एक लाइफ साइकिल हम यूज कर रहे हैं। मतलब हम कोई प्रोटोटाइपिंग यूज नहीं कर रहे या जो है वो हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पूरी जो लाइफ साइकिल है जो कि प्लानिंग एंड एनालिसिस से शुरू होते हुए डिजाइन एंड देन इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस तक है, ये लाइफ साइकिल हमने यूज करनी है। सो हमारे जो फर्स्ट फेज होगा वो प्लानिंग एंड सिलेक्शन का होगा, सेकंड फेज एनालिसिस का होगा, तीसरा फेज जो है वो हमारा डिजाइन होगा और चौथा फेज हमारा इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन का होगा। सो ये हमारी फॉर्मली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो कि इस पाइन वैली फर्नीचर में भी अप्लाई होगी। आइए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कौन लोग शामिल होंगे? सो प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका नाम है विलियम नॉर्टन, वो पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ईमेल एड्रेस उसका ये है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की अगर बात करें सो वो विलियम प्रिंस एक सिस्टम एनालिस्ट है जो कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड चीजों को देखेगा। 3 सिस्टम एनालिस्ट हैं इधर, विलियम प्रिंस, डैरन कैरेजा और एनेड नेगरॉन। ये कोई भी नाम है, आर्बिट्री नाम है, ठीक है। तो हमने ये कह दिए कि 3 इसमें सिस्टम एनालिस्ट हैं। इसके अलावा ये जो पर्सन है डॉक्टर ओल्गा, ये प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है। मतलब बजटिंग से रिलेटेड चीजें और फाइनेंस से रिलेटेड चीजें वो ये प्रोड्यूस करेगा। सो डेवलपिंग साइड पे जो डेवलपिंग टीम है वो ये चीजें देख रही है। डेवलपर्स ने पाइन वैली फर्नीचर को कौन लोग ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के देंगे, ये बिजनेस सिस्टम बना के देंगे, ये वो लोग हैं। और इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बता दी। टॉप मैनेजमेंट पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसको हमने डिटेल में देखा कि बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी पोस्ट है। इस तरह बाकी सिस्टम एनालिस्ट हैं और एक बॉडी है जो कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को फंड कर रही है। फंड जाहिर है एम्प्लॉयज डेवलपर्स को सैलरी देनी है और चीजें हैं, जिस जगह पर हैं उसके रेंट शेंट देने हैं। सो इसके लिए जाहिर है पाइन वैली फर्नीचर जब आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा, मे बी वो आपको उसके बाद जो है वो पेमेंट करेंगे या आधी पार्सल पेमेंट अभी करेंगे। सो आपको जो रनिंग कॉस्ट मीट करनी है उसके लिए ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर भी आपके पास है। सो हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। इसके बाद फॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट और जो डेवलपमेंट टीम है उसके दरमियान ये एम्प्लॉय होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा जो डेवलपिंग टीम है वो भी आपस में सर्टेन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें हैं, जो टीम का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आपने कस्टमर के साथ किया है जिसमें यह बता दिया गया इतने बजट पर, इतने कॉस्ट पर, इतने महीनों में जो है वो ये चीज बनेगी जिसके ये फीचर्स होंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने उसके साथ कर लिया। अब आपने इसकी एक्चुअल डेवलपमेंट की है तो आपने एक नई टीम बनाई है। नई टीम में आपने, अभी हमने पीछे देखा, ये आपने 5 लोग रखे हैं। अब ये 5 लोग जो है या 4 लोग जो है वो यहाँ पे अपनी टीम बना रहे हैं। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पे ये सारे एग्री कर रहे हैं, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट, ये एज अ टीम काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपने टास्क जो भी असाइन है वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो टास्क जो है वो वक्त पर ख़त्म हो। इसी तरह खुद से इनिशिएटिव लेंगे, नए आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, टीम वर्क को इनकरेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब आपस में ये टीम मेंबर्स आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे। लाइक अगर विलियम नॉर्टन ने विलियम प्रिंस के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो ये मैकेनिज्म्स, ये मीन्स होने चाहिए। वो ईमेल भी हो सकता है, वो वेबसाइट के थ्रू भी चेक किया जा सकता है, वो फोन भी हो तो कॉल की जा सकती है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर इन टीम को आपस में मिलना हो तो वो मीटिंग करेंगे। लास्ट में लिखा है मीट एवरी वेडनेसडे एंड होल्ड अदर मीटिंग्स एज नीडेड। मतलब जब तक ये 4 महीने में प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, हर वेडनेसडे को तो वो रूटीन में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क की एक्टिविटी आ गई तो ये आपस में पहले भी मिल सकते हैं। और लास्टली डिस्कस्ड अनसर्टेनिटीज, अगर इसके अलावा कोई मिसहैप्स हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, उनको भी ये डिस्कस कर सकते हैं। सो ये एक डॉक्यूमेंट बना, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया और इसको टीम मेंबर्स जो है वो साइन करते हैं। द मोमेंट दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ये अब टीम बन गई और ये टीम पाइन वैली फर्नीचर के लिए अब नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिलीवरेबल्स होते हैं। क्या डिलीवरेबल हैं, कस्टमर को क्या दिखाना है।
4 महीने के बाद आप कस्टमर को अचानक से एक सॉफ्टवेयर दिखाएंगे और कहेंगे कि ये आपका सॉफ्टवेयर है, और वो हो सकता है कि वो पसंद ना करे। तो डिलीवरेबल्स क्या है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने पिछली स्लाइड में कहा कि आप सिस्टम प्लानिंग से शुरू करेंगे, फिर एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे, सो इन हर फेजेस के डिलीवरेबल्स क्या हैं, डिलीवरेबल्स की टाइप्स क्या होंगी। सो मुख्तलिफ फॉर्म में हमने डिलीवरेबल्स देखे हैं। अगर रिकॉल करें तो आपका यूज केस भी एक डिलीवरेबल है, आपके इंटरफेस की प्रोटोटाइपिंग भी एक डिलीवरेबल है, आप इंटरव्यूज करते हैं और जो डॉक्यूमेंट में जो आंसर्स आपने नोट किए हैं वो भी एक डिलीवरेबल है। सो मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स होंगे। सो हर फेज के कोई ना कोई डिलीवरेबल हो सकते हैं। कहीं पे रिपोर्ट्स होंगी, कहीं पे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होंगे, कहीं पे वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का कोड होगा, कहीं पे हार्डवेयर होगा। दीज आर द डिलीवरेबल्स। इसके अलावा आप कस्टमर से क्वेश्चनियर करेंगे, उससे आप पूछेंगे। सिस्टम के इंटरफेसेस कंप्लीटली ग्राफिकल होने चाहिए। हम मुख्तलिफ इंटरफेस हमने पढ़े थे, कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है, बटन और विजेट्स भी हो सकते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। कंपनी की रिपोर्ट्स जरूर जनरेट होंगी, कंपनी की वेबसाइट भी होगी। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई। प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? आपने क्या लिखा कि जिससे पता चले कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि कंपनी को, डेवलपिंग कंपनी को $75,000 का बिजनेस मिल जाए तो ये प्रोजेक्ट कामयाब है, भले पाइन वैली फर्नीचर आइंदा चल के काम कर सकती है या नहीं कर सकती, सो ये प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया नहीं है। आपने अच्छे लोगों की टीम बना ली, ये प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया नहीं है। बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है कि सक्सेस क्राइटेरिया ये है कि प्रोजेक्ट को 4 महीने के अंदर कंप्लीट करें। सक्सेस क्राइटेरिया ये है कि इसकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। सक्सेस क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे इंपॉर्टेंटली फेयरली तरीके से डील किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि जो है वो जो चीज़ें नहीं हो पा रही वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से हो जाएं। सो ये सक्सेस क्राइटेरिया। आपने बड़ा अच्छा GUI बनाया, कस्टमर बड़ा खुश है, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि $75,000 में बनेगा, लेकिन कॉस्ट एक्सीड हो गई, अब आप $85,000 दें, कस्टमर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्रोजेक्ट की सक्सेस का क्राइटेरिया सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नहीं है, बल्कि अदर थिंग्स भी हैं, जैसा कि टाइम है। लेट्स से कस्टमर ने आपको कहा है 4 महीने के अंदर बनाए, आपने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जो कस्टमर को बहुत पसंद आया या पसंद आएगा, आपने $75,000 के बजाय उसको $72,000 में बना दिया, लेकिन 4 महीने के बजाय आपने 6 महीने में बनाया। ना कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर सकता है, और ना आपका क्लाइंट्स डेवलपिंग साइड जो है वो उसको अफोर्ड कर सकती है। सो ये भी सक्सेस क्राइटेरिया वॉइड कर जाएगा। सो आपका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? टाइम, विद इन अवेलेबल टाइम, विद इन अवेलेबल बजट, और जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के गोल्स हैं वो अगर पूरे हो रहे हैं, सो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। जैसे हम कहते हैं कि आप VCOM में हैं, VCOM में आप 8 सेमेस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, 128 क्रेडिट अगर आपके कंप्लीट होंगे तो तब आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। आप कभी सेशनल एग्जाम देंगे, कभी आपका हो सकता है टर्मिनल एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? सक्सेस क्राइटेरिया यह है कि जिस दिन आपको डिग्री मिल गई, आप जो है वो सक्सेस क्राइटेरिया आपने मीट कर लिया। रिगार्डलेस आपने 8 सेमेस्टर लगाए या 9 सेमेस्टर लगाए, रिगार्डलेस किसी एक सब्जेक्ट में आपने 100 में से 100 नंबर लिए और किसी दूसरे में आप फेल हो गए और बाद में आपने रिपीट किया, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको डिग्री मिल जाती है, सो ये सक्सेस क्राइटेरिया है। सो यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे, पाइन वैली फर्नीचर के लिए हम एक सिस्टम बना रहे हैं। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है कि आप विद इन टाइम, विद इन बजट अगर चीज़ों को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए, सो ये सक्सेस क्राइटेरिया है। आइए अब बात करते हैं ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की। अब काम शुरू किया जाने लगा है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी है, फिर एनालिसिस है, फिर डिजाइन और फिर डेवलपमेंट है। मेनली 4 फेजेस हैं, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में भी ब्रेक किया है, वही 4 फेजेस यहां पर ही हैं। अब हर फेज को हमने फर्दर डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड किया है और यहां पे काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इंप्लीमेंट कम्युनिकेशन वेबसाइट। पाइन वैली फर्नीचर के लिए वेबसाइट नहीं बनाई जा रही, आप किस वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे? लेट्स से अगर टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हम फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, फेसबुक के थ्रू आप करें, एक पेज बना दें,
ग्रुप पेज बना दें और उस पर आपस में टीम मेंबर्स कम्युनिकेट करें, या हो सकता है वो SMS पे कम्युनिकेट करें, हो सकता है वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उस पर कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन प्लान आपने बनाया। इसके अलावा जो है वो बिजनेस केस को आपने देखा, प्रोजेक्ट चार्टर क्या है, प्रोजेक्ट की सक्सेस क्राइटेरिया, टीम कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमिन प्रोजेक्ट स्कोप और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारा इनिशिएटिंग से चीजें, इसमें कुछ आपने ऑलरेडी कर ली। मजीद जो करने वाली है वो ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है जो कि आप अभी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के गैंट चार्ट्स बनाएं, कौन सी एक्टिविटी, अब ये जो आगे ढेर सारी एक्टिविटीज आ रही हैं, कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, कौन सा टास्क आपने किसके हवाले किया है, और इसी तरह रिस्क को आइडेंटिफाई करके इनको प्रायोरिटाइज करना। वैसे तो डेवलपमेंट से रिलेटेड ढेर सारे रिस्क हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको प्रायोरिटाइज, कौन से जो प्रायोरिटाइज रिस्क हैं वो आपने बता दिए। इसी तरह फिर आप फेज 2 में जाएंगे जो कि एनालिसिस है। वहां पे आप पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप फंक्शनल डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आप जब डिजाइन में जाएंगे तो आपने DFDs बनानी है, रिलेशनल डेटाबेस बनानी है, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिजाइन करनी है, कोई फ्लो चार्ट्स हैं वो बताने हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई टेस्ट्स हैं वो टेस्ट प्लान्स क्या हैं वो आप देखेंगे। ये सारी चीजें हो गई। और डेवलपमेंट में आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कोड करने के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की और उसको एक्चुअली आप कस्टमर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपने पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन किया। अगर प्रोजेक्ट के स्केड्यूल की बात करें, गैंट चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि इनिशिएटिंग कब है, किस दिन को शुरू हुआ, कितने दिन वो जारी रहेगा। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इसी तरह प्लानिंग जो है वो कब शुरू हो रही है, कितने दिन जारी रहेगी, ये हमने शुरू किया। डिजाइन कब तक रहेगा, इसी तरह जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कब तक चलेगी, और मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हमने स्केड्यूल कर ली। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम 4 महीने रहेगा, जिसका मतलब है 120 दिन। ठीक है, तो आपने 120 दिन के या 120 दिनों को, या आप उस हिसाब से 12 या 16 वीक्स में इसको अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली बताते हैं कि कौन सी वीक में या कौन से डे में कौन सा टास्क एक्टिविटी शुरू होगी और वो कब तक जारी रहेगी। अब यहां पे देखें तो ये कई एक्टिविटीज पैरेलल चल रही हैं। ये एक्टिविटीज जब खत्म होंगी तो फिर आपका प्लानिंग का फेज शुरू है। प्लानिंग का फेज इस तारीख को शुरू हुआ, फ्राइडे को शुरू हुआ, और लेट से अगले वेडनेसडे को जो है वो खत्म हुआ। वो खत्म हुआ तो अगली एक्टिविटी शुरू हुई। ठीक है, इसी तरह पैरेलल जो और एक्टिविटीज चल सकती हैं वो ये है। सो गैंट चार्ट में पूरे प्रोजेक्ट का आपने स्केड्यूल या पूरे प्रोजेक्ट का आपने प्लान बता दिया। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी या असाइनमेंट मैट्रिक्स। आपकी टीम में से कौन सा बंदा क्या काम करेगा। टीम आपने बना दी थी, उसमें 4 लोग थे। लेट्स से डेवलपमेंट टीम में 4 लोग थे, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इस केस में हमने एग्जांपल लिया कि 4 लोग हैं। विल नॉर्टन जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विल प्रिंस जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगरॉन जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेरियन को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि टास्क है 2.1 जो कि है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन करेगा, एन करेगा। एन का मतलब है विल नॉर्टन। विल नॉर्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डी, डैरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। पी, विल प्रिंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल डिकम्पोजिशन। इसी तरह ई की बात करें सो एरिड नेगरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा मॉडल एंड डाटा डिक्शनरी। ठीक है, और लास्टली सिस्टम मॉडलिंग और UML डायग्राम्स, ये सारी चीजें भी आपका विल प्रिंस करेगा। सो आपने ये असाइनमेंट मैट्रिक्स आपने बता दिया कि कौन से काम है जो कौन करेगा। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मजीद टास्क है और मजीद टीम मेंबर्स हैं, तो नए टास्क आप नए लोगों के हवाले कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ये पर्सन करेगा, कस्टमर से कम्युनिकेशन की रिपोर्ट्स ये पर्सन प्रिपेयर करेगा, वगैरह वगैरह। ऐसी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप असाइन कर सकते हैं। किसी सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके रिस्क को प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, रिस्क को प्रायोरिटाइज करें। रिस्क मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। रिस्क कॉस्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, टाइम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। रिस्क ये भी हो सकता है कि लेट से वेदर चेंज हो जाता है, शदीद बारिशें या शदीद तूफान या शदीद बर्फबारी शुरू हो जाती है, और जिन लोगों ने डेवलपमेंट करनी है या जो काम करना है वो नहीं हो सकता। या खुदा न खास्ता रिस्क ये भी है कोई और नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। ये रिस्क है, लेकिन हम जो रिस्क जिन रिस्क की प्रायोरिटी ज्यादा है हम उनको मेंशन भी करते हैं और उनको हम देखते हैं।
वो रिस्क स्कोप से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके कोई टीम मेंबर छोड़ के चले गए, क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आइए उन रिस्क को देखते हैं। स्कोप की अगर आप बात करते हैं तो स्कोप के इससे रिलेटेड क्या रिस्क हो सकता है कि लैक ऑफ स्कोप डेफिनेशन। स्कोप वेग है, क्लियर है, पता नहीं है कि क्या चीज बनेगी, पता नहीं है कि सिर्फ सिस्टम मैनेजर इस सिस्टम को यूज करेगा या बाकी एम्प्लॉयज भी यूज करेंगे, ये पता नहीं चल रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, ये पता नहीं चल रहा कि जो $30,000 देके आपने जिसको डेटा एंट्री पे रखा हुआ है उसके काम कौन करेगा। सो स्कोप पता नहीं चल रहा। ये सिस्टम इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये पता नहीं चल रहा। सो स्कोप अनक्लियर होने के या इनएडिक्वेट होने के रिस्क हो सकते हैं। चीजें अगर वेग हुई, शुरू में वेग हुई, तो आप वेग चीजों की बेस पर एनालिसिस करेंगे, वेग चीजों की बेस पर डेवलपमेंट करेंगे और आखिर में बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं। सो स्कोप से रिलेटेड मतलब यह है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट अबाउट द स्कोप। कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। हो सकता है आपने टीम मेंबर को कहा कि कल हम इस टास्क पर काम करेंगे और ये रिपोर्ट है और आप जो है वो आगे काम जो है वो स्टार्ट कर लें। अब आपने उसको ईमेल कर दी और वो कल आगे कहे कि मैंने तो ईमेल चेक ही नहीं की या मुझे तो ईमेल मिली ही नहीं है। सो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू उसको भेजा, एक अटैचमेंट के थ्रू भेजा, अब वाकई ईमेल नहीं गई या वाकई उसने ईमेल नहीं पढ़ी, डेडलाइन मिस हो गई, ठीक है, लेट से आपने कोई कोटेशन भेजनी थी या वेंडर से कोई सामान आना था वगैरह वगैरह, डेडलाइन मिस हो गई, ये रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया, सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी रिस्क हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जब मुख्तलिफ लोग आपस में मिल बैठ के काम करेंगे तो उनके कन्फ्लिक्ट्स होंगे। एक कहेगा कि इस तरीके से काम करते हैं, कहेगा इस तरीके से काम करते हैं, उनके कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करना है, लड़ाई झगड़े करके या अपना हुक्म जमा के क्लियर करना है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करना है। यह भी हो सकता है कि अगर कन्फ्लिक्ट सही रिजॉल्व नहीं हुए तो टीम मेंबर्स में से कुछ लोग जो है वो छोड़ के चले जाएं, ये और रिस्क की बात है। सो इसको कैसे डील करना है। अगर लीडरशिप ही ठीक नहीं थी, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो कोई मोटिवेटेड नहीं था या वो स्किलफुल नहीं था, सो ये भी एक रिस्क हो सकता है। क्वालिटी की अगर बात करें तो पुअर एटीट्यूड अमंग टीम मेंबर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हमने एक लेक्चर में देखा था कि इफेक्टिव टीम क्या होती है, तो एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, ये बड़ा जरूरी है। सो इसके इश्यूज होंगे तो क्वालिटी का भी इशू आ सकता है। और इनएडिक्वेट टाइम स्पेंड रिसर्चिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी एक फेज पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बाकी फेजेस पर आपने कम टाइम लगाया, सो ऑब्वियसली कम टाइम लगाने की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्वालिटी पर। इंटीग्रेशन, लेट्स से कुछ रिसोर्सेज को आपने इंटीग्रेट करना था या रिसोर्सेज को आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, या रिसोर्स मैनेजमेंट की एक स्किल हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर की एक बड़ी अच्छी स्किल ये है कि वो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, जिसमें देखता है कि कौन सा रिसोर्स कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट और नीडी है जिसको ये एलोकेट किया जाए। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी अगर जरूरत पड़े तो की जा सकती है। टाइम एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप डेडलाइंस मिस कर रहे हैं, एरर्स इन एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट डिलीवरी, आपका ख्याल था कि 1 महीने के अंदर आपका एनालिसिस खत्म हो जाएगा और एनालिसिस और डिजाइन फेज खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सो एक्चुअली जो है वो उसमें 2 महीने लग गए। इसका मतलब यह है कि आपने एस्टिमेशन गलत की थी, डिलीवरेबल को आपने गलत एस्टिमेट किया था। और इस किस्म की अगर चीजें हैं, लैक ऑफ टास्क कोऑर्डिनेशन है, सो फिर ये हो सकता है आप समझ रहे हो कि एक काम कंप्लीट नहीं हुआ जबकि वो काम कंप्लीट हो गया हो लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं किया गया, या हो सकता है आप एक काम समझ रहे कि ये कंप्लीट हो गया लेकिन वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो ऐसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से टाइम के बड़े इश्यूज आ सकते हैं। सो इन सारी चीजों को आपने नोट डाउन कर लिया, इन रिस्क को आप हर हालत में हर टाइम पे अवॉइड करेंगे। चलिए जी, मजीद बात करते हैं। एनालिसिस हो गया हमारा, अब हम थोड़ा सा डिजाइन की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं, मजीद रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन करते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाएंगे जिसमें सिस्टम का स्कोप शो होगा। सिस्टम का स्कोप शो हो गया तो हमारा जो पोटेंशियल रिस्क है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 0 लेवल DFDs हैं या लेवल 1 की DFDs हैं, सो उनको भी हम देखते हैं। सो आइए बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल की और ओवरऑल इसको हम देखते हैं। तो करंट प्रोसेसेस एंड डेटा फ्लोज ऑफ पाइन वैली सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शंस हैव बीन एनालाइज्ड एंड 2 डेटा फ्लो डायग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड
along with the data dictionary. करंटली क्या चल रहा है, पहले इसको हमने एनालाइज करना है, पहले इसको हमने देखना है. करंट को आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तौर पर आप एक नया सिस्टम प्रपोज कर सकेंगे. ठीक है. सो करंट सिस्टम की, हो सकता है आपके पास करंट सिस्टम की डीएफडी नहीं होगी, लेकिन जो आपने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन किए हैं, जो आपने इंटरव्यूज किए हैं या जो आपने समझे हैं, उसकी बेस पर आपने खुद से एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बनाई है. हमें पता है कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी में उसका स्कोप रिप्रेजेंट होता है, मेनली क्या फीचर्स परफॉर्म हो रहे हैं, कहां पे डाटा इन हो रहा है, कहां पे डाटा आउट हो रहा है. ठीक है, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी में रिप्रेजेंट होता है. आगे हम आपको अनकरीब शो करेंगे. इसके बाद थोड़े से रिफाइंड डीएफडी होती है, लेवल 0 की डीएफडी, जिसमें कोई एक प्रोसेस हम लेकर देखते हैं कि वो प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे चल रहा है, उसमें कैसे डेटा फ्लोज हैं, कहां पे वो स्टोर हो रहा है, इसको हम लेवल 0 में देखते हैं. और डाटा डिक्शनरी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो डाटा फ्लोज हैं या कॉन्टेक्स्ट लेवल हैं या जो है वो कोई और चीजें हैं, ये डाटा डिक्शनरी में सेव होती हैं. सो डाटा से रिलेटेड डिक्शनरी और डाटा से रिलेटेड चीजें, प्रोजेक्ट में जो डाटा इन्वॉल्व है, ये सारी डिटेल्स डाटा डिक्शनरी में होती हैं. इसके अलावा आपने इंटरव्यूज किए थे, इंटरव्यू से कुछ रिजल्ट आए हैं, कुछ आपने क्वेश्चंस पूछे थे, अब कुछ आपके पास रिजल्ट आए हैं. रिजल्ट क्या आए हैं? करंट मार्केटिंग एंड सेल्स रिपोर्ट्स आर जनरेटिंग यूजिंग डाटा पुल्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज. या आपने क्वेश्चन किए थे और आपको पता चला कि जो है वो कैसे चल रहा है. एग्जिस्टिंग डाटा कितना है? तो 50 GB का एग्जिस्टिंग डाटा है जिसको आपको नए सिस्टम में पोर्ट करना है. करंट सिस्टम को क्या मुसलसल यूज करना है या इसको अबंडॉन कैंसिल कर देना है? सो कैंसिल कर देना है. ये आपने जब क्वेश्चन पूछा तो तब आंसर पता चला. सो ये इंटरव्यू के रिजल्ट्स हैं या फाइंडिंग्स हैं. इसी तरह सेल्स की फोरकास्टिंग और सिस्टम की प्रोजेक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है, ये आपको इंटरव्यू से पता चला. और अगर आप एक नई डेटाबेस बना रहे हैं तो पुराना डेटा तो आप लाएंगे जो कि 50 GB है, जिसको आप नए उसमें लाएंगे, लेकिन आप देख लें कि मोर देन 3 years ओल्ड डाटा जो है वो नहीं चाहिए होगा. ठीक है, 3 साल पुरानी अगर कोई बात है तो बस वो उन रिकॉर्ड्स को नए सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं है. इसी तरह अगर आपने इंटरव्यू के दौरान क्लाइंट से पूछा या कस्टमर से पूछा कि आप करंटली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 या जो है वो कौन सा यूज करना चाहते हैं, सो उन्होंने कोई नाम दे दिया. सो ये आपको इंटरव्यूज के रिजल्ट से कुछ पता चला. इस तरह जो है वो आपने नेटवर्क और हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीजें पूछी. आपने ये देखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम को सिर्फ लैपटॉप्स पर और इंटरनेट के थ्रू यूज करना चाहते हैं या अपने स्मार्टफोन पर भी यूज करना चाहते हैं, क्या डिफरेंट लोकेशंस को जो है वो किसी स्पीडी कनेक्शन से अदर देन डायल अप यूज किया जा सकता है, क्या सीक्वल सर्वर के अलावा जो है वो कुछ और चीजें या कुछ और एनहांस्ड या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं. सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से रिलेटेड चीजें आपने पूछे. कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपने इंटरव्यू में पूछे, जैसे कि नया सिस्टम अगर बन जाए तो क्या आपको इसकी ट्रेनिंग की जरूरत होगी. ये आप कस्टमर से, क्लाइंट से क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्या आपको हमसे मेंटेनेंस भी चाहिए होगी, आपके सप्लायर्स के साथ क्या लिंक्स हैं, कैसे पेपर बेस्ड सिस्टम कैसे चलता है. ठीक है, और आपने तो कह दिया है कि $75,000 के अंदर जो है ये नया सिस्टम बनना चाहिए. क्या आप इसमें थोड़ा सा रिलैक्स हैं कि अगर 75 के बजाय नहीं बनता और 77 में बन जाता है, सो विल यू बी ओके विद दिस. ठीक है. इसी तरह जो करंटली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या उसको डेटाबेस का एक्सपीरियंस है, और करंट डाटा एंट्री एम्प्लॉय में नॉट बी रिक्वायर्ड इफ द सिस्टम इज ऑटोमेटेड. अगर आपका सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है तो जिस पर्सन को आपने $30,000 साल की तनख्वाह पे रखा हुआ है उसकी फिर जरूरत नहीं होगी. सो आर यू ओके कि आप उसको रिप्लेस कर दें या आप उसको हटा दें. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पूछे. इसके बाद सिस्टम की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली और व्हाट इंपॉर्टेंटली द सिस्टम शुड बी डूइंग. फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो मेन चीजें जो सिस्टम जरूर परफॉर्म करेगा. एक्सप्लिसिटली कस्टमर ने कहा है कि मेरे सिस्टम को ये करना चाहिए, इनको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं. जैसे कि द सिस्टम शैल इंश्योर फ्यूचर यूजेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब फोरकास्टिंग आपने की, ट्रेंड्स देख लिए जो कि मेन ऑब्जेक्टिव था, ट्रांजैक्शंस के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, कस्टमर डाटा के लिहाज से. द सिस्टम शैल कैप्चर ऑल पाइन वैली रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स मैनुअली मेंटेन हो रहे हैं वो सब अब ऑटोमेट होने चाहिए. ठीक है. इस तरह द सिस्टम शैल बी अकाउंटेबल
जिसका मतलब यह है कि जो भी टास्क आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो, वो उसमें पता हो, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप एंट्री कर सक रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और लास्टली द सिस्टम शैल मेंटेन द बिजनेस रिकॉर्ड्स। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन रख लिया, बल्कि अगर आपको पिछले 2 साल का, पिछले 20 महीनों का भी रिकॉर्ड चाहिए तो वो सिस्टम में सेव पड़ा रहना चाहिए। सो दीज आर दी सिस्टम फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आप जानते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि एक्सप्लिसिटली कस्टमर कह नहीं रहा लेकिन वो सिस्टम में रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, जैसे कि यूजेबिलिटी। कस्टमर आपसे कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे एक अच्छा यूजर इंटरफेस दें, डेवलप करके दें जिसको मैं आसानी से यूज कर सकूं। ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है। इसी तरह सिक्योरिटी, कभी भी वो नहीं कहेगा कि मुझे एक ऐसा सिस्टम दें जो कि सिक्योर होना चाहिए। सो ये आप ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि वो सिक्योर भी हो, वो एफिशिएंट भी हो, वो पोर्टेबल भी हो। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो विंडोज 7 पर चलता है और इसके अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलता, या सिर्फ इंटेल की मशीन पर चलता है, किसी और मशीन पर नहीं चलता। तो वो लैपटॉप पर भी ओपन हो, एक्सेसिबल हो, वो स्मार्टफोन्स पर भी हो, वो डेस्कटॉप पर भी हो। सो ये सारी सिस्टम की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। So we have identified the functional and non-functional requirements of the system. इसके बाद जो फंक्शनल डिकम्पोजिशन और बाकी काम है, DFDs वगैरह, इनको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए आज के लेक्चर की समरी की तरफ प्रोसीड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पाइन वैली फर्नीचर की एक बिजनेस केस स्टडी ली है। हम इनके लिए एक बिजनेस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, स्कोप क्या था, बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमने देखा है। क्या टाइम, क्या बजट के कंस्ट्रेंट्स थे उसको हमने डिटेल में देखा। आपने एक टीम बनाई, टीम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कम्युनिकेशन मीन्स डिफाइन हुए, आप कौन सी SDLC यूज़ करते हुए सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें और अदर इनिशियल एक्टिविटीज़ हमने इस बिजनेस स्टडी की एक्सप्लोर की हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी मज़ीद जो एक्टिविटीज़ हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, जैसे कि फंक्शनल डिकम्पोजिशन, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करना, इंटरफेस को डिज़ाइन करना, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना, टेस्टिंग करना, दीज आर ऑल गोइंग टू बी द रिमेनिंग टास्क ऑफ दिस केस स्टडी विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.